गाँव को छोड़ के चले जाएं। ये गाँव में जगह जगह ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बस खड़ी हुई हैं, पुलिस की गाड़ियां हैं जो अनाउंस कर रही हैं कि गाँव के लोग यहाँ से डैम में पानी आने वाला है तो यहाँ से निकल जाए। मगर ये काम इतना आसान नहीं है, ये काम बहुत कठिन काम है। कोई भी आदमी अपने घर को छोड़ के नहीं जाना चाह रहा है जब तक कि बहुत संकट आ ना जाए। जगह जगह गांव में पोस्टर लगा दिए गए हैं कि इस गांव में पानी आने वाला। आप देख सकते हैं ये इस गांव में भी एक पोस्टर लगा दिया गया है जहां पर कोशिश की जा रही है कि लोग ना आए। मगर मैं आपको बताऊं, मेरे साथ कुछ लोग हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट पे सवाल उठाते रहे हैं, आरटीआई लगाते रहे। ये नीलेश सोलंकी हैं हमेशा, जो इस बांध के खिलाफ कैंपेन चलाया था उन्होंने कि यहाँ क्या गड़बड़ी हुई। नीलेश, मुझे बताइए क्या गड़बड़ियां तुमको दिखी? जी, इस बांध में शुरू से ही बहुत गड़बड़ियां रही है। मिट्टी की जगह पर पत्थरों के द्वारा काम किया गया है, जो कि जैसा कि काली मिट्टी लगाई जाती है, स्टोन पिचिंग अभी तक भी नहीं हुई है। हमें जहाँ तक के जानकारी है, अभी ये पहली बारिश में जो पानी रोका गया है, अभी काम पूरी तरह से पूरा होना इतनी जल्दी संभव नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों पे प्रेशर था, इन्होंने एक हिस्सा पूरा सा बंद कर रखा और दूसरी तरफ से पानी चालू कर दिया था। कहीं ना कहीं ये लोग सिर्फ इतना सा चाहते थे कि स्टोरेज के ऊपर से जो पानी निकलता है वो उस पे से निकाल के इस बांध को चालू दर्शा दिया जाए, क्योंकि पूरा आदिवासी ग्रामीण इलाका है। यहाँ पर सब ग्रामीण गरीब लोग हैं जो खेती बाड़ी के रोजगार से जुड़े हुए हैं और उनकी सारी आजीविका अभी आप भी 2-3 दिनों से देख रहे हैं पुलिस प्रशासन और सभी लोगों के द्वारा जो सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया है। प्रशासन अभी अच्छा जिम्मेदारी से काम कर रहा है। लेकिन आपने इसके खिलाफ लगातार आरटीआई लगाई है, शिकायतें की हैं? आरटीआई लगाई है और लेवल 4 तक के भी शिकायतें हुई है इसके खिलाफ में। अभी जो वर्तमान की स्थिति है, पहला साल है, पानी आते ही पहली बार डैम भरा है और ये स्थिति आप देख सकते हैं। अभी क्या हुआ है कि ये तो पहला साल है। अब आप बताइए, यहाँ से 40, 50, 60, 70, 80 गांव जो हैं, 60 से 70 गांव है यहाँ से नर्मदा तक के, जिसका पानी इस नदी के किनारे दोनों तरफ बसे हुए गांव हैं। कहीं ना कहीं आज कभी भी हजारों लोगों की जानों को खतरा मंडरा रहा है, कंटिन्यू मंडरा रहा है। अभी तो ये तो पहली बारिश थी, अभी काम खत्म हो जाएगा, सभी लोग चले जाएंगे। कभी भी 2-3 साल 5 साल बाद फिर अगर ये, क्योंकि इसमें जो कमियां हैं, खामियां हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा है, यही मैं कहूंगा, मैं यही कहूंगा कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ावा, जिस टेक्निकल इसमें बहुत सी खामियां हैं, उसकी अगर जांच होगी तो बिल्कुल वो पाई जाएगी। और उस जांच के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है, जल संसाधन विभाग ने, जो कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि आखिर गड़बड़ी कहाँ रह गई। लेकिन फिलहाल प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती यही है कि कैसे गाँव से गाँव खाली करवाए जाए। आप देख सकते हैं ये गाँव जब खाली हो रहे हैं तो गाँव के साथ साथ भी जो मवेशी हैं, जानवर हैं, इन सबको कहाँ ले जाएं, ये बड़ा सवाल है जनता के सामने कि कैसे इन छोटे छोटे जानवरों को लेके इस बारिश में कहाँ जाए। आप देख सकते हैं लोग गाड़ियों से छोड़ के जा रहे हैं, लोग, पुलिस आके इनसे कह रही है कि इस गांव को खाली किया जाए। मगर इस बारिश के दिनों में इस आखिर कितना बड़ा संकट इन सबके सामने आ गया और आखिर कौन इसका जिम्मेदार है, इस सवाल का जवाब अभी निकालना बाकी है। ब्रजेश, यहाँ तो साफ साफ यही नजर आता है, करे कोई और भरे कोई। लोग खुद बता रहे हैं सीधे लापरवाही हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो सरकार क्या सोती रही? सरकार को ये सब नहीं दिखाई दे रहा था? किस बात का इंतजार किया जा रहा था? सरकार की तरफ से बड़ी लापरवाही हुई है। दरअसल कोरोना काल में इस डैम का काम, दरअसल ये जो बांध था, इसको 1 साल पहले बन जाना चाहिए था। इसी 10 अगस्त को 18 से काम शुरू हुआ था और 21 तक उसको काम खत्म हो जाना चाहिए था, 10 अगस्त तक, 10 अगस्त 21 तक। मगर 10 अगस्त 22 में जाके काम इन्होंने पूरा दिखाया और काम ऐसा हुआ कि 10 अगस्त की रात में ही इस बांध से लीकेज हुआ। और क्या बोलोगे नीलेश? मैं ये बताना चाह रहा था कि जिस समय मुआवजा आवंटन हुआ था तो गरीब आदिवासी क्षेत्र है, लोगों को मकान के नाम पर 15,000 20,000 रुपए पैसा दिया गया है। जो खेती 1 बीघा का मात्र 80,000 रुपए के आसपास पैसा दिया गया है, जो कि बहुत कम होता है। प्रधानमंत्री कुटीर के अंतर्गत 1,38,000 रुपए एक मकान के लिए मिलता है। यानी कि मुआवजे में भी गड़बड़ियां हुई थी और टेक्निकल का भी गड़बड़ियां हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर इसका गुनहगार कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्योंकि अब हजारों लोगों पर संकट आ गया है कि ये बांध, फिलहाल कोशिश की जा रही है कि बांध का दाएं हिस्से को तोड़ के एक सेफ पैसेज दिया जाए, पानी वहां से कंट्रोल तरीके से निकल जाए। मगर चूंकि मिट्टी का बांध है, कंट्रोल तरीके से भी निकल सकता है, अनकंट्रोल तरीके से भी निकल सकता है। इसलिए पुलिस प्रशासन और सरकार के हाथ पैर फूले हैं। मुख्यमंत्री लगातार
भोपाल में कंट्रोल रूम में बैठ के निगरानी कर रहे हैं। ऊपर हेलीकॉप्टर घूम रहे हैं देखने के लिए कि कहाँ पानी जाएगा, कैसे क्या हो, सबका भी सर्वे चल रहा है। और जो पैसेज जो हम लोग ने देखा है उस पैसेज में लगातार पत्थर आ रहे हैं, जिसके चलते वो काम इतना आसान नहीं है कि बहुत जल्दी से पानी के लिए एक सेफ पैसेज बन जाए। तो कुल मिला के एक बड़ी अनिश्चय की स्थिति है। हर आदमी की फिंगर क्रॉस किए हुए है कि ये अगले 1-2 दिन ठीक से गुजर जाए। जी बिल्कुल ब्रजेश, ये भी मैं समझना चाह रही थी कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि जल्दबाजी यहाँ पर भारी पड़ सकती है। ऐसे में क्या कोई टाइम लेकर चल रहे हैं कि हमें जिस तरीके से नियंत्रित तरीके से पानी निकालना है उसमें कितना वक्त लग सकता है? देखिए, जो पानी निकालने के लिए जो पैसेज है, बार बार कहा जा रहा है कि बस 1-2 घंटे की बात है, बस 1-2 घंटे की बात है, मगर वो 1-2 घंटे बहुत भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार बीच में चट्टानें आ रही हैं। उन चट्टानों को सबसे बड़ी चुनौती है कि उन चट्टानों को आमतौर पर डायनामाइट से उड़ाया जाता है, मगर उन चट्टानों को विस्फोटक से उड़ाया नहीं सकता, क्योंकि विस्फोटक से उड़ाएंगे तो पूरी बांध की जो दीवार है उस पर असर पड़ेगा। इसलिए बहुत सावधानी से किया जा रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए आज शाम तक एक सेफ पैसेज बन जाएगा। जी प्रतिभा। ब्रजेश, आप लगातार हम तक अपडेट्स पहुंचाते रहिए। मैं चाहूंगी आप हमारे साथ जुड़े भी रहें। इस बीच हमारे साथ कृष्णा मित्रो जी जुड़ रहे हैं, जो कि आपदा प्रबंधन एक्सपर्ट है। उनसे बात करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सर, अब इस वक्त आप स्थिति देख रहे हैं, आप समझ रहे होंगे धार में किस तरीके के हालात बने हुए हैं। सेना तक को उस काम में लगाना पड़ा, बड़ा नियंत्रित तरीके से पानी निकाला जा रहा है। क्या लगता है आपको सर, कहाँ चूक हुई यहाँ? कृष्णा मित्रो साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आवाज सुन रही। जी सर, धार में जिस तरीके की स्थिति उत्पन्न हुई है उस पर आपने भी अपडेट्स आप भी देख ही रहे होंगे, किस तरीके के हालात बने हुए हैं। क्या लगता है आपको, कहाँ चूक हुई सर? मैंने अभी तक नहीं देखा जी, मैं दिखाए तो, लेकिन जहां तक, एम आई ऑन एयर नाउ? जी जी सर, बोले। जहां तक मेरे को समझ आ रहा है, ये सिर्फ जल्दबाजी की वजह से और सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज करने की वजह से हादसा हुआ है। और जहां तक के मौसम का सवाल है, इस मौसम में, बारिशों के मौसम में जो कंक्रीटिंग वर्क जो होता है, काम जो होता है, उसको सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, जमने में थोड़ा टाइम लगता है। और ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था, या मानसून की वजह से कुछ रोक देना चाहिए था, ताकि ऐसा हादसा न हो। और ये प्योरली जल्दबाजी की वजह से, और मेरे को जहाँ तक लगता है, कुछ जैसे कि सुनने में आया है, करप्शन भी हो सकती है, सबस्टैंडर्ड मटेरियल यूज हुआ है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और इसका तो कोई इलाज नहीं है एक्सेप्ट के जो अधिकारी हैं रिस्पॉन्सिबल इस काम के लिए, उनको एक तो टाइमलाइन देखनी चाहिए थी और क्वालिटी ऑफ वर्क देखना चाहिए था। उसको कॉम्प्रोमाइज किया गया है। और ये मैं तो कहूँगा नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये तो मैन मेड डिजास्टर है, खुद क्रिएट किया गया है। और ऐसे जो करप्शन वाले केसेस हैं, उनको तो सरकार को और ज़्यादा सीरियसली डील करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई तो आंसरेबल होना चाहिए ना जी। हाँ। और जहाँ तक के पब्लिक का सवाल है, ये नॉन आंसरेबिलिटी की वजह से सरकार में किसी को दोष नहीं दिया जाता, और पब्लिक सफ़र करती है, पब्लिक का पैसा सफ़र करता है। एंड ये एक्सेप्टेबल नहीं। सर, हमने वो तस्वीरें देखी, वो वीडियो देखा जो वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने बनाया, और उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि लोगों के मुताबिक पहले रिसाव होना शुरू हुआ, फिर डैम का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे चला गया। और ये जो जल्दबाजी है उसका खामियाजा उन स्थानीय लोगों को उठाना पड़ रहा है जो आसपास के गांव में रहते थे। जी हाँ, उन पे तो गाज पड़ती ही है ना, क्योंकि जब बांध टूटेगा तो नुकसान तो उन लोगों का होगा जो वहाँ पे लोकल निवासी हैं, जो रहने वाले हैं, वहाँ के गांव वाले हैं, वहाँ के आदिवासी लोग हैं। और जो सरकारी अधिकारी हैं वो तो अपने घर में बैठे हैं आराम से, उनको तो कुछ नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, गाज किसके ऊपर गिरती है? आम पब्लिक के ऊपर गिरती है, और पब्लिक का पैसा बर्बाद होता है। ये तो क्रिमिनल केस, मेरे हिसाब से तो एक क्रिमिनल केस बनना चाहिए।
जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। कृष्णा मित्र सर को आप सुन रहे थे। कुल मिलाकर उन्हें भी ये लगता है कि इस मामले में भ्रष्टाचार और लापरवाही दोनों ही साफ नजर आते हैं। फौरन हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। अब बारी कर्क राशि वालों की। तो सबसे पहले करियर की बात की जाए तो आज के दिन बॉस से भिड़ सकते हैं या साथ काम करने वालों से भिड़ सकते हैं। गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा। सेम चीज मैं बिजनेसमैन जो हैं उनके लिए भी सजेशन दूंगी कि आज के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या किसी से भी गुस्से में कोई बात कहने से आपको बचने की जरूरत है। अब जान लेते हैं कि रिश्तों का क्या हाल रहेगा आज। तो जो लोग सिंगल हैं, कोई न्यू आपकी तरफ जो है अट्रैक्ट होगा या कोई आपकी लाइफ में आ सकता है। वहीं जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनकी बात की जाए तो आज के दिन जो है आपके घर के कोई सदस्य को लेकर आपके और आपके हस्बैंड के बीच में कुछ कहासुनी हो सकती है। जान लेते हैं गृहिणियों की बात। तो आज के दिन जो है आपके घर के लोग आपको बहुत स्पेशल फील कराने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। लेकिन पैसों की बात की जाए तो आज के दिन पैसे बहुत खर्च होंगे, यानी आने वाले किसी फंक्शन को लेकर आज आप तैयारियां करते नजर आएंगे। पैसा बहुत खर्चा हो सकता है। अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। तो माँ दुर्गा की पूजा जरूर कीजिएगा। आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वो है ग्रीन। लकी नंबर की बात की जाए तो है 4 और भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। Where the software engineer meets the smart market analyst to create the big dream. The world comes together at Sharda University. मुंह की इम्यूनिटी के लिए क्या खाता है? मुंह की इम्यूनिटी? विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन की रोजाना 5 मिनट मालिश दे मजबूत दांत और स्वस्थ मसूड़े। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। कुछ खाया इसने? क्या खाया? विटामिन सी, इम्यूनिटी के लिए। और क्या क्या खाता है? मल्टीविटामिन, जिंक। बस बस चल। और जिस मुंह से खाता है उसकी इम्यूनिटी के लिए? मुंह की इम्यूनिटी? विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन की रोजाना 5 मिनट मालिश दे मजबूत दांत और स्वस्थ मसूड़े। विठोबा आयुर्वेदिक दंत मंजन, जड़ से जुड़ो। वंदे मातरम। बिंदास बोल सच्ची आवाज है, अलग अलग पर साथ साथ। खुल के उड़े सबकी सुने, आजाद भारत को हम बुने। प्राउड एंड प्राउड हम बेफिक्र, फ्री एंड फेयर हम है निडर। है सोच मेरी आजाद, है सोच मेरी आजाद, है सोच मेरी आजाद। 75 सालों का ये सफर, बुलंद भारत की ये है डगर। है सोच मेरी आजाद, है सोच मेरी आजाद। आजाद भारत की आजाद सोच। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देश आजादी का 75वां वर्ष मना रहा है, जहां हाल ही में बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 खेले गए, जिसमें भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और कई गोल्ड मेडल अपने नाम किए। लेकिन क्या आपको पता है कि देश को कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला मेडल किसने दिलाया था? देश को पहला मेडल फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह ने दिलाया था। साल 1958 में भारत को मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में पहला स्वर्ण पदक दिलाया था। उन्होंने साल 1958 में कार्डिफ में हुए खेलों में 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीता था। उन्होंने उस समय के महान धावक मैल्कम स्पेंस को हराते हुए यह रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जब साल 1958 राष्ट्रमंडल खेलों में 440 गज की दौड़ की प्रतियोगिता चल रही थी, तो उस समय इस रेस में 6 अन्य खिलाड़ी भी थे, लेकिन उस साल मिल्खा सिंह को एक अंडररेटेड खिलाड़ी समझा जा रहा था। लेकिन जब दौड़ खत्म हुई तो मिल्खा सिंह ने अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वेल्स के खचाखच भरे स्टेडियम में महान धावक मैल्कम स्पेंस को पीछे छोड़ दिया था। उन्होंने दौड़ रिकॉर्ड 46.6 सेकंड में पूरी की थी। साथ ही एक नया रिकॉर्ड भी अपने नाम किया था।
भारत लौटने पर मिल्खा सिंह का भव्य स्वागत हुआ और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्टार खिलाड़ी के अनुरोध पर अगले दिन सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया था। यहीं से मिल्खा सिंह ने अपनी नई पहचान बनाई और दुनिया भर में उनकी रफ्तार चर्चा का विषय बन गई। तो बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, नीतीश के पाला बदलने के बाद बड़ी हलचल है। बड़ी खबर यह है कि पशुपति कुमार पारस को बड़ा झटका लग सकता है। पारस की पार्टी के 3 सांसद चंदन सिंह